बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। अवाम जिससे आइन और सियासी निज़ाम बचाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, आज वही बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मुकदमे को सुनने से इनकार कर दिया है। अंग्रेज साम्राज्य ने आज़ादी पसंद आवाज़ों को दबाने के लिए जो कानून 200 साल पहले बनाया था, अरशद शरीफ साहब की शहादत की बदौलत आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर तारीख साज अपना फैसला दे दिया है, सुना दिया है। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। कानूनी माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ जब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो बात होगी कि रमज़ान के बाबरकत महीने में फल रोज़ादारों के लिए ख्वाब बनकर रह चुके हैं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, हुकूमती इदारे मुकम्मल गायब हैं, कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता है। इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, वो जिस तरह से सबसे ज़्यादा उम्मीद अदलिया से पूरी कौम ने लगाई हुई थी, जिस अफरा तफरी या नारकी को रोकने की तरफ वज़ीर दाखिला साहब इशारा कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि वो रुकी ही नहीं है, वो किसी तूफ़ान की तरह मज़ीद फैल गई है। ये तूफ़ान बिल्कुल तूफ़ान ही है और ये परफेक्ट तूफ़ान बनता जा रहा है कि रोज़ के धमाके होते हैं। तो आज का धमाका तो यही है कि फवाद चौधरी सब कल कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा कि जो 90 दिन के ऊपर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन का ये तारीख करने का इख्तियार था कि नहीं। तो दूसरी दफ़ा जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो है ना बेंच वो टूट गया है। तो अब सवाल ये है कि ये कि पाकिस्तान का ये सज्जाद अली शाह मूवमेंट है क्या कि 1997 में सज्जाद अली शाह के दौर में ये बिल्कुल पैरेलल दो अदालतें बन गई थी और वो एक इधर से फैसला आता था, एक उधर से फैसला आता था। तो ये उस वक्त के ये क्या हिस्ट्री रिपीट कर रही है। और उसके बाद ये है कि क्या जो इतने सारे वाक़यात महज इत्तेफाक हैं कि पहले नॉन रुकनी बेंच जो है वो 2 जजों पर इतराज़ करता है, फिर 2 जज रज़ा कराना तौर पर अलहदा हो जाते हैं, उसके बाद जी 2 जज जो है इख्तलाफी नोट लिख देते हैं। और टाइमिंग देखें ना सबकी कैसे ये एक वक्त में हो रहा है। और फिर जो है एकदम पता चलता है कि अदालत पार्लियामेंट के अंदर जो है अदालती इस्लाहात पे सुओ मोटो पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर जो है वो एक बिल पेश हो जाता है जो कि अब सेनेट में पहुंच कैंची सेनेट में लगा के वो टूट गया है। तो ये है कि ये क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है, साजिश है और इसके क्या असरात पड़ेंगे मुल्क पे, आइन पे, अदालतों पे, सारे ये जितने भी इदारे हैं और जमहूरियत पे। सो ये एक बड़ी क्रिटिकल मोमेंट आ गया है। मुझे बता दीजिएगा जब अबू सर साहब हमारे साथ ज्वाइन करें क्योंकि जी तो ये अच्छा एक और साथ में वो हुआ कि जो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये जो जिन्होंने आज मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, इसकी वजह से फाइल ये बेंच टूटा, उन्होंने पहले राजीनामा किया। जब आप किसी बेंच का हिस्सा बनते हैं तो वो फिर वो आप राजीनामा देते हैं कि जी हाँ मुझे कबूल है। तो उसके बाद ये उससे निकल के उज़र उनका ये था कि जनाब क्योंकि पहले जो है मैं कल जो एक फ़ैसला आया था फ़ैज़ ईसा साहब के साथ, इन्होंने भी कहा था कि ये इख्तियार जो है ना चीफ जस्टिस का जो सुओ मोटो लेने का ये क्वेश्चनेबल हो गया हुआ है। और उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जब तक 2-1 के फ़ैसले से कि जनाब ये जब तक ये नहीं क्लियर होता उस वक्त तक तमाम जो है सुओ मोटो जो फैसले हैं जो केसेस चल रहे हैं वो मौखर किए जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैंने क्योंकि उसके हक में वो किया हुआ तो अब मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। चलिए मजीद लीगल बात करते हैं। इस वक्त हमारे कानून अबूजर सलमान ने आज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी अबूजर, मैं आपके आने से पहले एक इब्तदाइया दे रहा था कि इतने जो वाक़या 2-4-5 दिन में हुए हैं, पार्लियामेंट में आ जाता है, डिसेंट कर जाते हैं, 2 दफ़ा बेंच टूट गया है, इलेक्शन मौखर हो जाते हैं, ये सारा कुछ जो है क्या ये कोई इत्तेफाक है या ये कोई साजिश हो रही है? देखें आमिर साहब, साजिश हो रही है नहीं हो रही ये तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो अगर हो रही है कोई साजिश तो ये जब आज से 10-15 साल बाद कोई हिस्ट्री लिखेगा, इनमें काफ़ी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, यही लिख देंगे।
तो जो जो करेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, अगर कोई साजिश है तो सारा कुछ आपको तारीख आपको पता है, सब कुछ खोल के बता देती है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये सवाल हम तारीख पे छोड़ दें कि साजिश हुई है नहीं हुई, उसके अलावा वो उसका जवाब हमें तारीख खुद ही दे देगी। लेकिन जो हो रहा है ये बिल्कुल गैर मामूली सिचुएशन है, और मैं ये ऐसी सिचुएशन तभी क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर या ख़ासकर लीगल जो फ्रेटर्निटी होती है बार एंड बेंच में, जब आइन जो होता है आपके मुल्क का उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। जब क्योंकि आइन जो है वो सारे इदारों का किरदार जो है, उनका रोल जो है, जो उनके फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, क्लियरली डिफाइन करता है। लेकिन जब कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के एरिया में जब मुदाखलत करता है तो फिर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आता है या कोई इंटरनल रिफ्ट आती है, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बिल्कुल जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मेरे ख्याल से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है, लेकिन अगर इस तरह की रिफ्ट्स बाहर आ रही हैं, आपको नजर आ रही है, मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट है ऑफ द पब्लिक ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, वो जो है वीकन होता है। वीकन तो नहीं, मेरे ख्याल से वो टूटना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये जो हो रहा है, एक इसमें जो प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आ रही है, देखें 5 मेंबर बेंच 21 अगस्त 2021 को कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो सू मोटो की पावर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है और किसी की नहीं है, और आइन की तशरीह करते हुए करता है आर्टिकल 184(3) की। लेकिन फिर कल एक 3 मेंबर बेंच जिसमें से 2 जजेस कहते हैं कि नहीं, ये चीफ जस्टिस की पावर नहीं है, और उनको ऑर्डर करते हैं कि आप रोक लें सारी प्रोसीडिंग्स 184(3) की जितनी भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 मेंबर बेंच की जजमेंट है, इसकी मेरी नज़र में कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस नहीं है इस हद तक कि ये चीफ जस्टिस की सू मोटो पावर्स को रेगुलेट नहीं कर सकता 5 मेंबर बेंच की जजमेंट के होते हुए। अब ये नया बेंच बंदियाल साहब ने मेरी नज़र में इस वजह से नहीं बनाया, इसी जजमेंट की वजह से नहीं। तो ये जो अब ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त कि क्या चीफ जस्टिस साहब को फुल बेंच बनाना चाहिए, या एजाज साहब जैसे कह रहे थे कि ये उनको बिल्कुल सेट करना चाहिए अपने को, ये खुली बगावत है और ये उनकी लेगेसी का सवाल है कि वो इसके अपने मर्जी का वो बेंच बनाएं, चाहे 5 मेंबर्स का बनाएं। तो ये बड़ा सवाल है, आपका क्या इस पे ख्याल है? देखिए आमिर भाई, पहले आपके सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं। पहले तो है इन्होंने बेंच बनाया क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो कल वाली जजमेंट है इसकी वजह से बेंच नहीं बनाया। मेरी अपनी रीडिंग ये है, अब अल्लाह बेहतर जानता है और जजेस खुद बेहतर जानते हैं। पहले कल जो हेयरिंग होगी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को केटर किया जाएगा जो कल वाली जजमेंट आई है, वो केटर करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे, मेरी नज़र में ये है। लेकिन क्या बेंच फुल बेंच बनाना चाहिए? देखिए सवाबदीद तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन जिस तरह के गैर मामूली और गैर यकीनी हालात हैं इस मुल्क के अंदर, और जो इदारे हैं आपके मुल्क के, खासकर जो एग्जीक्यूटिव है, वो पूरी की पूरी कोशिश में है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो मेरी नज़र में मेरे ख्याल से इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फुल बेंच बना देना चाहिए। इस वजह से नहीं कि किसी की ख्वाहिश पे है, इस वजह से ये कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और उसके बाद और पता चले कि कौन किस तरफ खड़ा है। वो जो कहते हैं कि कॉर्नेलियस मोमेंट है या जस्टिस मुनीर मोमेंट है। मेरी मुंह की बात छीन ली। एक तरफ आइन खड़ा है, एक तरफ नजरिया जरूरत खड़ा है आपका। तो ये पता चल जाए कि कौन आइन के साथ खड़ा है, कौन नजरिया जरूरत के साथ खड़ा है। और ये जब हिस्ट्री लिखेंगे आज से 15-20 साल बाद, ये मैं बात बार बार कह रहा हूं, जस्टिस मुनीर जो होगा वो आप पहचान लेंगे, आपको हिस्ट्री बता देगी कि जस्टिस मुनीर कौन है। मैं ऐड कर दूं, कल जो केस की समाअत होने जा रही है उसका बता दिया कि 4 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत करेगा, वही जजेस तमाम शामिल होंगे सिवाय उनके जिनकी तरफ से माजरत की गई है। 4 रुकनी बेंच है जो अनाउंस हो चुका है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ ना, ये वही बेंच कंटिन्यू कर रहे हैं और ना इन पे कोई 2 मेंबर बेंच की जजमेंट इनको रोक सकती है प्रोसीड करने से। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि इसको चलाया जा रहा है इसी बेंच को, और मुझे चीफ जस्टिस साहब के रवैये से लग रहा है वो इसी को चलाएंगे, वो लार्जर बेंच नहीं बनाएंगे। और मेरे वैसे ख्वाहिश है लार्जर बेंच बन जाए तो हमें पता लग जाए कि कौन आइन के साथ खड़ा है, कौन नजरिया जरूरत के साथ खड़ा है। लेकिन वो आपको पता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, शायद ना पूरी हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि फुल बेंच बन जाए इसमें। तो ये उन्होंने लगता है कि अपनी एजाज साहब का मशवरा पे अमल किया है और वो कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि इसको कहाँ तक लेके जाते हैं,
क्योंकि ओपनली आवाज़ें आ रही हैं कि जी जो भी ये कर लें, सदर पाकिस्तान तब कह रहे हैं कि उनको अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं नज़र आते कि ये इदारे बाकी जो उनके ज़ैली इदारे हैं, एग्जेक्टिव के इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, वो सारे ओपनली कह रहे हैं, बरमला कह रहे हैं कि वो डिफाई करेंगे। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता कि इम्तिहान है पूरी अदलिया का भी और चीफ जस्टिस साहब के भी कि वो इसको फिर 191 यानी कि वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं इम्प्लीमेंट करवाने में कि नहीं? आमिर साहब देखें, ये जो बहाने दे रहे हैं ना, इनकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, ये सब कुछ लफाजी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो वो अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट बड़े आराम से करा सकता है। मैं आपको सिंपल से तरीका बताता हूँ। आर्टिकल 190 कहता है सारी आर्म फोर्सेस और एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे है, वो उनका ऑर्डर इंप्लीमेंट करने में एड में काम करेंगे। आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट की पावर्स देता है आइन का आपको, और 189 कहता है कि सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग है ऑन ऑल द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अगर ये नहीं करते ऑर्डर इंप्लीमेंट, 4 कंटेम्प्ट नोटिस इशू होने चाहिए। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैबिनेट, फिर सेक्रेटरी इंटीरियर को, सेक्रेटरी डिफेंस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अगर ये कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू हो जाता है ना, आपको इलेक्शन की डेट आए 3 दिन के अंदर, तो आमिर साहब मैं इधर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मेरा नाम बदल देना आप, मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर इन्होंने ना डेट दी। ये अगर कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कोई मजाक की बात नहीं है। इट्स द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स ऑर्डर्स आर। इससे तो 4 रुकनी बेंच बनाने से तो नजर आ रहा है कि वो डट रहे हैं, वो बिल्कुल पीछे, इससे डर के पीछे नहीं हट रहे। मगर बात यह है कि सबसे बड़ा मुल्क का मसला जो है वो 90 दिन में इलेक्शन का था। ये बात किसी और तरफ ही सारी चली गई। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा तबका है जिसके अंदर इत्तेफाक है कि ये बड़ी ज़रूरी है, ये इस्लाहात जो हैं, ये 183 को जो है इसको ठीक करना चाहिए, इसके मतलब जो एतराज़ात हैं। मगर इसकी टाइमिंग और इसकी बदनीति जो है, तो आपको लगता है ये सज्जाद शाह मोमेंट ऑफ पाकिस्तान है? देखिए, सज्जाद शाह मोमेंट में ये क्या हुआ था कि एक चीफ जस्टिस था, उसके खिलाफ डिफरेंट बेंचेस ने फैसले देना शुरू कर दिए थे। यू नो दैट, आपको तो मेरे साहब ने तो कवर किया है, हम तो छोटे थे तब, आपने तो वो कवर किया है। इंसिडेंट्स वही हो रहे हैं, वाकयात वही हो रहे हैं। अब उसके पीछे नीयत वो है, उस पर मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता। वो मैं कह रहा हिस्ट्री आपको बता दे दी, लेकिन बिल्कुल वाकयात वैसे ही हो रहे हैं। एक साइड पे एग्जीक्यूटिव मशीनरी खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, अंदर जजेस के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट रिफ्ट नजर आ रहा है। वो पॉलिटिकल डिवाइड है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, उस पर बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन बिल्कुल हालात वैसे ही हैं कि देयर इज अ क्लियर डिवीजन अमंग द जुडिशरी जो इदारे को नुकसान दे रही है। तो लेकिन 4 मेंबर बेंच या 17 मेंबर बेंच हो, फैसला सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट कराना हो, तो आमिर साहब बड़ी पावर है आइन के अंदर, ये सबसे पावरफुल आपका इंस्टीट्यूशन है। अगर वो अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना चाहें, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मैन बिहाइंड द गन, नॉट द मैन हिमसेल्फ। अबूजर, मैं आपको आज खास बुलाने की वजह ये भी थी कि हम बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला हल कर दिया है। और हमारे लिए बड़ा ये जज्बाती मसला इसलिए भी है कि ये जो गद्दारी के इल्ज़ामात लगा लगा के लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, मुकदमात करते थे, जो कि अरशद शरीफ के साथ किया गया और जिसके बाद उसका कत्ल किया गया। तो आपने एक बहुत बड़ी, ये मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की और पाकिस्तान की ये खिदमत की है कि ये इसकी तफसील आप ही बता दें कि ये जो सेक्शन 124A को जो अदालत ने जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आइन से मुतसादिम करार दे दिया है, इसकी ज़रा तफसील आम आदमी को समझाएं कि इससे क्या महरक़ात हैं। देखिए, पहले आम आदमी के लिए सेक्शन 124A ये कहता था कि कोई शख्स जो हुकूमत वक्त, रियासत नहीं हुकूमत वक्त को, अगर उसके खिलाफ कोई तकरीर करता है या कुछ लिखता है और उससे उसके खिलाफ नफरत फैलती है, तो वो बगावत का मुर्तकब हो जाएगा। ये सिंपल वर्ड्स में। और इसकी सजा 10 साल थी मैक्सिमम, कैद बामुशक्कत। ये अरशद शरीफ साहब का आइडिया था, जून में उन्होंने दिया था इसको चैलेंज करना है। वो खैर मुल्क से बाहर चले गए, वो नहीं पिटिशनर बन सके। फिर हमने इसको लेके गए, चलाया उसको, वो थ्रू आउट मोटिवेट करते रहे। हमने फिर इसको चैलेंज किया, शाहिद करीम साहब ने सुना और फिर उन्होंने कहा कि ये कानून जो है अपनी इस फॉर्म में, आइन के जो आर्टिकल 19 है जो आपको आज़ादी राय हक देता है, फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक बनाता है, ये उसके मुतसादिम है। तो कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है।
और इसकी अगर हिस्ट्री देखें, ये सुभाष चंद्र बोस से स्टार्ट होता है। 1891 में पहला ट्रायल हुआ था, ये 1870 में कानून आया था। गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आपके मुस्लिम लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स, कॉलोनियल जमाने की वक्ती हैं जबकि अंग्रेज साम्राज्य जो है कंट्रोल करना चाहता था, तो इतने सख्त कानून बनाए गए। मुझे बड़ी ये हैरानगी भी हुई, तकलीफ भी हुई कि गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया, जबकि इनके अपने दौर, इमरान खान के दौर में जब इनके साथ पे भी गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे थे, उस वक्त ये बहुत शोर मचाते थे। मुझे इस बात की हैरानगी हुई, आपको नहीं हुई? बिल्कुल हैरानगी हुई। ये इनको रियलाइज तब हुआ है कि ये कितना ड्रकोनियन कानून है जब इनके ऊपर खुद इंप्लीमेंट हुआ है। आप लोगों ने तो ये देखे हुए सारे, क्योंकि आप इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख रहे हैं, यू आर अ गुड कमेंटेटर, लेकिन इनको रियलाइज ये हुआ जब यहाँ पे पीटीआई की लीडरशिप पे ये पर्चे हुए हैं, और बेशुमार हुए हैं, इतने हिस्ट्री में नहीं हुए कभी जितने पिछले 9 महीने में हो गए हैं। सो अब इन सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हुकूमत में इसको रिपील कर देते तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता खान साहब को कि इनकी गवर्नमेंट ने इस ड्रकोनियन कानून को, जो 150 साल पुराना कानून है, जो ब्रिटिश साम्राज्य की बाकियात में से एक कानून है, उसको रिपील कर देते। चले देर आए दुरुस्त आए, अब इनको रियलाइज हो गया कि ये कानून जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये कॉलोनियल था। और अब जस्टिस शाहिद करीम देखे, बड़े जबरदस्त जज हैं, इन्होंने मुशर्रफ साहब को कन्विक्ट भी किया था, सेंटेंस किया टू द डेथ के, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ने एब्रोगेट किया है। तो इस तरह के हीरे जज जो हैं हमारी हाई कोर्ट्स में है, इनको हमें सलूट करना चाहिए। हम खुशकिस्मत है कि आम आदमी को, मैंने कहा नाज़रीन को बताते जाएं कि ये सैकड़ों इस तरह के मुकदमात हो चुके हुए थे आज़ादी इजहार को रोकने के लिए। ये एक मज़गा खेज कानून था कि कोई आदमी तकरीर करता है तो पूरे मुल्क में उसके खिलाफ FIR हो जाती थी और गद्दारी का मुकदमा चल जाता था। गद्दारी बहुत सीरियस ऑफेंस था। मगर आपके ख्याल में यहाँ पोज किया है, तो अब ये क्या, ये गवर्नमेंट जो है अपील में भी जाएगी? देखिए, ऑप्शन तो है उनके पास, अपील कर सकते हैं, लेकिन देखें अगर वो करेंगे तो हम उसको कंटेस्ट करेंगे, लेकिन अगर वो करेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर जो बैकलैश आएगा, आप देखिए इस पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की जुडिशरी को शाबाश दे रहा है। तो अगर अपील करनी है बिल्कुल शौक से करें, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि कल को जब ये कोई गवर्नमेंट्स आती हैं तो ये उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल होता है। तो गेट ओवर दिस लॉ कि आप सब इससे बचें, आपकी पॉलिटिकल क्लास, आपका मीडिया, आपके वो लोग जो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, वो लोग जो आज़ादी राय हक पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, बुनियादी हकूक जो हमारे उन पे बिलीव करते हैं, कि उन सब की फतह है। तो इस वजह से अगर जमहूरी पाकिस्तान चाहिए तो इस कानून से आपको छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, जो इस वक्त कर लिया हमने। इस वक्त जो आपके ताज़ीरात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, स्ट्राइक डाउन हो गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट को शौक है इसको अपील करना है तो हम भी डिफेंड करेंगे, कोर्ट में जाके लड़ेंगे केस, पूरी जान मारेंगे। लेकिन अगर इनको चाहिए लास्टली अबू ज़र ये बताएं कि ये जो पार्लियामेंट में कानून पेश किया गया है, इस पर मैंने इस तरह कहा ना, उस इशू पे बहुत लोगों का इत्तेफाक है कि बहुत अच्छे इस्लाहत का मामला बचा है, मगर जिस तरीके से किया गया है, जिस पे इल्ज़ाम हैं टाइमिंग और बदनीति पे, तो ये खैर पास होते होते तो जब शायद इलेक्शन हो जाएं, मगर ये जब भी अदालत के सामने आएगा तो आपका क्या ख्याल है कि इसके पास इसको फेंक देंगे या क्या इसको पास कर देंगे? देखिए, मेथड, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 3 M's, मैनर, मोड और मेथड, ये प्रॉब्लमेटिक है। देखें, आप 2 चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं आमिर साहब, एक प्रोसीजरल लॉ चेंज हुआ है, एक सब्सटेंटिव लॉ। पहले मैं सब्सटेंटिव लॉ पे आता हूँ। आपने कहा है कि सू मोटो 3 जजेस की मुशावरत से हो सकता है, प्लस अपील का राइट दे दिया 184(3) में। ये करने के लिए आपको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत थी, उसमें 2/3 मेजॉरिटी बोथ हाउसेज से चाहिए आपको, लेकिन उन्होंने ये सिंपल लेजिस्लेशन से कर दिया है। तो अगर कोर्ट तभी एक स्ट्राइक डाउन करती है कानून को पार्लियामेंट के बनाए हुए, अगर वो आइन से मुतसादिम हो, तो ये क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आर्टिकल 184 से मुतसादिम है कानून। अगर ये कल को हाई कोर्ट में चैलेंज होता है या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, तो इसका मुझे जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये वापस ये वाला कानून रद्दी की टोकरी में जाएगा और ये स्ट्राइक डाउन होगा। भोंडा तरीका है कानून बनाने का, आइन में तरमीम करना था आपको। सही है। जो इन्होंने
जी अबूजर साहब, वक्त कम है, इसी फ्यूचर को लेके मैं आपके सामने एक सवाल रख देती हूँ। 2 मिसालें मैं आपके सामने रखती हूँ। पहली मिसाल तो ये कि 2013 के अंदर पेशावर के अंदर गिरजाघर के अंदर खुदकुश हमला होता है और आज खुद नोटिस होता है, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है, मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। अगस्त में 2021 में रहीम यार खान के अंदर मंदिर पर हमला होता है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब इसके ऊपर आज खुद नोटिस लेते हैं और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। मेरा सवाल बड़ा सादा है, वो सवाल मेरा ये है कि मुस्तकबिल के अंदर कौन इस किस्म के मुफादे आमा के मामलात को देखेगा? अगर हम चीफ जस्टिस के अख्तियारात के ऊपर कैंची चला रहे हैं तो इस बात की क्या जमानत है कि तमाम चीफ जस्टिस जब बैठ के मुशावरत करेंगे तो इस तरह के मामलात को टेकअप किया जाएगा? यहां पर भी हमें मुनक़सिम मामला नजर आएगा। इसके इन मामलात को कौन देखेगा फिर? ये तो आपने कम एग्जांपल्स दिए हैं, इससे बहुत और ज्यादा भी एग्जांपल्स हैं। मतलब मैं करीब की आपको बता रही हूँ कि ये सारे मामलात अगर हैं तो फिर कौन इनको देखेगा? ये पावर देखें आइन में दी हुई है, ये खुद नहीं बनाई सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो पावर, आपके आइन के अंदर है। पावर भी नहीं है, उनकी ड्यूटी है। जहां पे आपको लगे कि जब बुनियादी हकूक है वो मुतासिर हो रहे हैं और मुफादे आमा का प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट इस ड्यूटी बाउंड के वो सू मोटो ले। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट आपके बुनियादी हकूक का जामिन है, अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इस वजह से मेरे ख्याल से इस तरह की पावर्स, अगर आप ये नाकाम कोशिश है, ये नहीं कामयाब होनी, आप सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे सू मोटो की पावर, तो ये आपके मुल्क का इन लॉन्ग रन रूल ऑफ लॉ का नुकसान है, जमहूरियत का नुकसान है। तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट सारे जजेस इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि वो सू मोटो पावर जो है उनसे हुकूमत छीन ले कोई कानून बना के। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो सैलिएंट फीचर बेसिक स्ट्रक्चर है आपके आइन का, उससे भी मुतसादिम है। तो ये अभी लीगल बैटल चलनी है पूरी, इस पे लिटिगेशन चलनी है और मुझे नजर आ रहा है ये स्ट्राइक डाउन होना है, ये नहीं बचना कानून इतने आराम से, ये आइन के मुतसादिम नजर आ रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर आपके ख्यालात हमारे साथ शेयर करने का। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोगों का इस चीज़ पे तो बहुत इत्तेफाक है कि ये एक इज्तिमाई एक तरीक़ाकार बन जाए जिससे कि ये किया जाए। मगर जिस तरीके से, जिस तरह उन्होंने आपने 3 M's का जिक्र किया कि ये जनाब मेथड मैनर वगैरह जो है ना, ये इस पे एतराज़ है। बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जब तमाम इदारों से नाउम्मीदी हो चुकी थी तो उम्मीद की किरण पूरी कौम को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे नजर आ रही थी। जिस बहरान को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया गया था, जब दरवाजा खुला तो वहां पर इससे बड़ा बहरान हमें इस वक्त नजर आ रहा है। ब्रेक से वापस आके आमिर साहब के तजिए के साथ साथ मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि इन मामलात के साथ साथ सियासी बहरान के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद करेंगे। सियासत और अदलिया के मामलात पे बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तर्जयकार मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जी आमिर जी, मजहर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जो ये 2-3 दिन में ये तसलसल के साथ वाक़यात हो रहे हैं कि ये साजिश है या ये इत्तफाक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इन हालात में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि मुझे तो अक्टूबर में भी नहीं नज़र आ रहे। जी आमिर, जो सूरत हाल लग रही है उसमें तो बहुत ही एक बिल्कुल गैर यकीनी सी सूरत हाल है। लेकिन ये अगर इलेक्शन नहीं होते तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और मुझे नहीं पता कि अब अभी मैं एक जगह सलमान अकरम राजा साहब को भी सुन रहा था, हालांकि वो इमरान खान के वकील हैं, लेकिन ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि इस सूरत हाल का ख़ास तौर पे जुडिशरी जिस तरह की सूरत हाल का सामना है उसमें उनकी तजवीज़ ये थी, और मैं ये बारहा कहता रहा हूँ कि ऐसे मामलात को फुल कोर्ट में ही ले जाना चाहिए, इसलिए कि एक कन्फ्यूजन फैल गया है कि ये फ़ैसला कैसा था, ये फ़ैसला 2-3 का था, 3-4 का था, आज फिर एक जज उससे निकल गए। अब कल अगर माइनस एक जज और बाकी बेंच वही रहेगी तो मेरा ख्याल है सूरत हाल उतनी ही ख़राब रहेगी। उससे बेहतर ये है कि फुल कोर्ट बना के ये सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया जाए इन चीज़ों को, और जब फुल कोर्ट होगा तो उसका फ़ैसला फॉर आए या अगेंस्ट आए उस पर फिर आप सवाल नहीं उठा सकेंगे, इसलिए कि उसके बाद फिर सवाल उठाने की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है फॉर ऑल टाइम टू कम इस चीज़ को फुल कोर्ट में ले जाना चाहिए, और आगे भी जुडिशल कमीशन को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हम जो इतनी ज़्यादा जुडिशरी
कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। माजी में अभी हमने 90s में देखा है, आमिर 98 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, उसके नताइज भी अच्छे नहीं निकले। और पॉलिटिकली अगर देखिए, जो जजेस डिसेंट भी कर रहे हैं ना, और जो जजेस इससे हट के भी बात कह रहे हैं, वो भी 90 रोज के इलेक्शन को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, वो डिस्प्यूट सो मोटो के मसले को कर रहे हैं। तो इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है कि अगर फुल कोर्ट ये फैसला कर ले कि नहीं, इलेक्शन 90 डेज में होने, इससे बेहतर क्या होगा कि अगर वो एक चले आगे पीछे कोई डेट हो जाती है, इतनी कोई क्राइसिस है, लेकिन अगर फुल कोर्ट ये फैसला कर ले कि इलेक्शंस मई में हों या जून में हों, और वन टाइम एक आपको जाहिर है उससे हट के बाहर हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा और मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम आने की उम्मीद बंधेगी। मेरे आपकी तरह मेरे जैसे भी काफ़ी लोग हैं जो ये समझते हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, पता चल जाता है कौन किधर खड़ा है। वो जो सब बार बार कह रहे हैं कि कर्नेलियस मोमेंट है या मुनीर मोमेंट है, तो ये पता चलता। दूसरा इसका ये फ़ायदा था कि इसके बाद जो है अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है 90 रोज़ के अमलदारी ना करने पे, तो कोर्ट की ताकत महदूद हो जाती है बहुत। देखिए, अब आमिर, अगर फुल कोर्ट का ये फैसला होगा तो हुकूमत के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो इस पर इम्प्लीमेंट करें, और वरना एक कंट्रोवर्सी रहेगी, कोई जुडिशरी को नहीं मानेगा, कोई जिस तरह सिटिंग जजेस पर अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से सिटिंग जजेस के बारे में जो है वो पब्लिक परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग, लेकिन वो कोई हमारे लिए, आपके लिए कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं कायम हो रही। सुप्रीम कोर्ट एक भूल भुलैया सी लग रही है इस वक्त। एक पिछले 4-5 दिन में अगर आप देखें कि सुबह एक फैसला होता है, दोपहर को कोई दूसरा हो जाता है, वो उसके ओवरलैपिंग नज़र आती है। अचानक जो है जस्टिस फाइज ईसा का फैसला सामने आ गया, अचानक मंसूर अली शाह की और 2 जजेस के फैसले आ गए, और इवन जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है उसके अंदर भी मंदोखेल साहब ने ये फैसला वो कर दिया कि मैं तफसीली फैसले के साथ खड़ा हूँ। तो एक कन्फ्यूजन, टोटल कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर ये तासुर बन जाए कि वहाँ अटर कन्फ्यूजन है, और एक पॉलिटिकल मैटर पे, ऐसे मैटर के ऊपर जो सबकी नज़रें उस फैसले पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने सुबह वही बेंच सुनती है अगर, तो ये बात आगे इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर। बिल्कुल कंट्रोवर्सी तो रहेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार चाहे 4 बेंच का हो या फुल बेंच का हो, वो तो वही रहता है। कम से कम ये तो अब क्लियरली नज़र आ गया है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वो इन चीज़ों से इसको डर नहीं रहे हैं, डट गए हैं। और वो नहीं चार्ज का ये है कि अब दोबारा नया बेंच बनाने से और डिले होनी थी, सबको बहस करनी पड़नी थी, और दिन लग जाने थे, और टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि टाइम दिन ब दिन गुजरता जा रहा है। तो ये अब तो नज़र आ रहा है उनका कि इसीलिए इस कराने का मकसद इसको डट जाना है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये डट जाने का जो है ये आगे किस हद तक जाएंगे, कि आगे कंटेम्प्ट में, आपसे पहले अबूजर कह रहे थे कि उनको 4 बंदों को प्राइम मिनिस्टर समेत बुला लेना चाहिए कंटेम्प्ट में अगर वो नहीं मानते। देखिए, हाँ बिल्कुल यही है, यही सूरत हाल बन सकती है। लेकिन आमिर ये देखें ना कि अगर चीफ इसको हम डट जाना कहते हैं और इसकी कॉस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट बन जाती है, तो क्या ये साहिब फैसला होगा। लेकिन अगर आप मुकम्मल कोर्ट और 15 जजेस बैठ के, जिनमें से जाहिर है जो लोगों के हम पॉलिटिकली अगर देखें कि दोनों ही तरफ के जो लोग समझते हैं कि हाँ शायद ये मेरी साइड पर है, दूसरा समझता है मेरी साइड पे, वो सब अगर एक कोर्ट में बैठेंगे और डेलिब्रेशन करेंगे, सबके व्यूज सामने आएंगे, अपने लीगल ओपिनियन सामने आएंगे, उसके बाद आप मुझे बताएं, उसके बाद सैनिटी सामने आएगी। हम मैं चाहे ज़ाती तौर पे या कोई भी ज़ाती तौर पे उस फैसले से एग्री करे ना करे, लेकिन मानना तो उस फैसले को सबको पड़ेगा। 15 रुकनी बेंच के फैसले को तो सबने मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं उठेगा। और चीफ जस्टिस साहब का इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो तारीख में एक ऐसे जज के तौर पे जाने जाएं कि जिन्होंने कंट्रोवर्सी को से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाया, और फुल कोर्ट ने सुओ मोटो का इशू भी रिजॉल्व किया, इलेक्शंस का भी रिजॉल्व किया, उन कंट्रोवर्सी को भी हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म किया।
और फिर शायद उस कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये जो लेजिस्लेशन हुई है इसमें भी जो इम्प्रूवमेंट लानी है वो करना है, वो भी आ सकती है। तो अगर ये नहीं बनता तो फिर हम उसी कंट्रोवर्सी को चलते हुए देखेंगे। जो भी फैसला होता है दूसरा फरीक उस फैसले को नहीं मानेगा, वो भी शायद यही रेज कर सकते हैं कि जी क्यों नहीं आपने फुल बेंच बनाई, क्यों नहीं उन्हीं लोगों पर मगर ये इखलाकी या सियासी सवाल तो होगा कि ये कंट्रोवर्शियल रहेगा छोटे बेंच का फैसला, मगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो वही रहते हैं। आइनी तौर पे तो 4 बेंच का भी वही इख्तियार है, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जो 15 का होना था। और मेरा ख्याल है आपका ये सवाल भी मैं करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये फैसला तो 90 दिन के इलेक्शन के बारे में था, मगर ये किसी और तरफ चल गया। और ये ज्यूम करना कि वो 15 के 15 जज जो हैं वो इस पे तो इतराज़ कर रहे हैं सुओ मोटो इख्तियारात पे, और ये मगर ये ज्यूम करना कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने को अपोज करेंगे। देखिए आमिर, एक सीधी सी बात है, इलेक्शन तो 90 रोज़ में होने चाहिए, अब नहीं हुए। अब अगर हम देखें तो इस वक्त तो नहीं नज़र आ रहा। तो ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम आइन में जो वाज़ेह चीज़ लिखी हुई है उसको नहीं फॉलो किया हमने। हालांकि मैं समझता हूँ कि जिस वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, चाहे इमरान खान ने जो जिस मकसद के लिए भी वो की, क्राइसिस बढ़ा उससे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ देखना चाहिए था। गवर्नर पंजाब का जो मौक़िफ़ था वो भी दुरुस्त नहीं नज़र आता मुझे। गवर्नर KP ने जो गैर ज़रूरी तौर पे ताख़ीर की, क्योंकि आप इलेक्शन से फ़रार जो है वो एक गैर जमहूरी रवैया है। इलेक्शन ये कहना कि जी तराजू वो हो, वो ठीक है, आपका नुक्ता नज़र एक अपनी जगह है, उस नुक्ता नज़र पे आप जोर देते रहें, लेकिन अहम बात यह कि आइन में तो तराजू का जिक्र नहीं है। आइन में तो ये जिक्र है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं, कम वोट में, यानी वहाँ बिल्कुल फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो वहाँ उस चीज़ से डिविएट करना वो मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के लिए। और ये याद रखें कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो कल इन्हीं जमातों को, जब ये ऑपोजिशन में होंगी, इन्हीं जमातों को हर्ट करेगा। हमने माजी में देखा है कि वक्त के हुक्मरान जब फैसले करते हैं और लेजिस्लेशन करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि आने वाले वक्त में वही लेजिस्लेशन उनके गले भी पड़ सकती है। और ये हमने देखा कि एक मरतबा PMLN की गवर्नमेंट में ये हुआ था कि जो पैरोल पे रिलीज के थे आर्स थे वो कम कर दिए गए थे, और फिर जब नवाज शरीफ जेल में गए तो वो उनको उस चीज़ ने हर्ट किया उस चीज़ को। भुट्टो साहब के ज़माने में हमने देखा था, आपको याद होगा कि NAP के जब केस चल रहा था तो उसमें उन्होंने गैर मुल्की वकला को हायर करने की कोशिश की, तो कानून साजी कर दी गई कि नहीं, गैर मुल्की वकला आप नहीं ला सकते। जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ मज़र वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही जज जो हैं वो तकरीम के लायक होते हैं, और वो है यहाँ पे अभी एक इशू आ गया है कि तारीख में उस वक्त ये जस्टिस सज्जाद अली शाह को एक बहुत बड़ा तबका था जो समझता था कि वो गलत हैं, मगर आज जो है सारे कहते हैं कि वो ठीक थे, वो सही रास्ते पर थे। तो ये अब सारे ही बाइज़्ज़त जज हैं, मगर क्योंकि ये इन्होंने किसी और इशू की वजह से डिफाई करके ये उसमें से निकल गए, तो जब ये फैसला आएगा और ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता तो उनके ऊपर भी फिर कोई तारीख पता नहीं क्या फ़ैसला करती है। हालांकि उनमें से कईयों को आप और मैं ज़ाती तौर पे जानते हैं, तो वो सारे बहुत लाइक लोग हैं, बासूल लोग हैं। देखिए आमिर, तारीख ने जो भुट्टो को फांसी हुई थी, तारीख ने अदालत के फैसले को गलत साबित कर दिया। इसी तरीके से मुझे नहीं पता आगे जाके तारीख पनामा केस के बारे में क्या फैसला करती है, क्योंकि मेरे नज़दीक पनामा जितना भी स्ट्रॉन्ग केस हो, लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को पहले उसे ट्रायल कोर्ट में भेजना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपीलिंग अथॉरिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील सुनती है। सुप्रीम कोर्ट डिफेक्टो ट्रायल कोर्ट नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट अगर पहले किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे तो आप मुझे बताएं, उसकी मातहत अदालत उससे सज़ा नहीं देगी तो और क्या करेगी? क्योंकि अगर आला अदलिया ने एक शख्स को नाअहल करार दे दिया तो जाहिर है नीचे जब कोई केस जाएगा उसके बाद तो उसने तो उसको सज़ा देनी है। तो बेहतर था उस वक्त, तो मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होगा। इसी तरीके से आप
कल ये फैसला करते हैं, जो भी करते हैं इलेक्शन के हवाले से या सो मोटो के हवाले से, या ये जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है, जो कि मुझे लगता है कि लेजिस्लेशन इन हेस्ट है, और उसमें ज़ाहिर है जितनी भी अच्छी लेजिस्लेशन हो लेकिन उसमें इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ऑब्वियस सी नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है मैं मगर आपके पैनल वाले पॉइंट में, क्योंकि मैं रोज़ ही अभी जाते रहे होंगे, मैं रोज़ जाता था वहाँ पे, एक स्टेज आई थी जिसपे जजेस बहुत बचना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब FIA को कि आप इसकी तफ्तीश करें, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा फाइनली कि जनाब नैब को कि आप जो है हुदैबिया को खोलें और आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जनाब हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो ये उस वक्त जो कहा गया था अदालतों ने, उन्होंने कहा जी ना FIA इसको कर पा रही है, ना नैब इसको कर पा रही है, ना इसको कोई और अदारा है। तो ट्रायल कोर्ट की क्या जरूरत है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के मतलब ये की जाए? किसने ताउन करना है? प्रोसिक्यूशन भी उनकी अपनी होगी, डिफेंस भी उनकी अपनी। यही तो आमिर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इतना मजबूत ना कर पाए कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला ना दे पाए, तो फिर जाहिर है फिर हम किसकी तरफ देखें? मेरा ख्याल है अदलिया की इंडिपेंडेंस की जद्दोजहद जो थी वो यही थी कि स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट, ए स्ट्रॉन्ग जुडिशल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बदकिस्मती से उस वक्त से इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ग्लैमराइज हो गई सुप्रीम कोर्ट, तो चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब हों, साकिब निसार साहब हों, आने वाले जजेस को जो है वो टेलीविज़न की स्क्रीन जो है और उसमें चलने वाले रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन इतनी अट्रैक्ट कर गई कि हम बेसिक जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट था और आइडिया था उससे डिविएट कर गए। यानी था तो ये कि इफ्तिखार चौधरी साहब और साकिब निसार साहब निचली सतह के कोर्ट सिस्टम को बेहतर करते हैं, लेकिन हमने देखा कि पूरी सुप्रीम कोर्ट और टेलीविज़न जो है वो सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के ही गिर्द घूमते नजर आए, या कि किसी हद तक हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट। हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मज़हर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ लास्ट लाइन ऐड कर दूं कि ये ज़ाद साहब जो कह रहे हैं कि ये मुनीर मोमेंट या कॉर्नेलियस मोमेंट जो है, सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये आ गया है कि ये इसके बाद क्या काकड़ मोमेंट होगा या मुशर्रफ मोमेंट होगा। सही है, चलिए अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। मज़हर अब्बास साहब का बेहद शुक्रिया। ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सियासतदानों ने अपनी सियासत की इस दौड़ के अंदर अवाम के जितने भी हकीकी मसाइल थे वो अपने पांव तले टोन डाले हैं। इनमें सबसे बड़ा और हकीकी मसला अवाम का बेलगाम महंगाई है। इस महंगाई के ऊपर मैं ब्रेक से वापस आके बात करूंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आमिर साहब, महंगाई पे मैं जाने से पहले चाह रही हूँ कि अगर आप तमाम गुफ्तगू को सम अप करना चाहें, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये अब नज़र आ रहा है कि 4 रुकनी बेंच बनाने से चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसको सवाल होगा ये कि किस हद तक अगर डिफाइंस होती है तो किस हद तक जाते हैं। जिस तरह वो गफारी सब कह रहे थे कि उनको 4 लोगों को जो है प्राइम मिनिस्टर समेत कंटेंट में बुलाना चाहिए अगर इसकी इम्प्लीमेंट अमल दरामद करानी है। तो ये एक बहुत एक नया जो है एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और ये ब्लैक एंड वाइट है, फिर या इधर जाएं या उधर जाएं, वो वाला ये तो है। दूसरा इसमें ये अफसोसनाक पहला तकलीफ़ होती है कि पिछले ज़ियाउल हक से जान छुड़ाने के बाद नून लीग दरमियान में बड़ी जमहूरियत की बात करती थी और लगता था एक दौर में कि ये जमहूरियत की तरफ गामजन हो गए हैं। ये खुल्लम खुल्ला ये वाली बातें कहने से कि जी अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होना, 90 दिन को इनको ना करना, ये अपना वो जो इनकी अच्छाइयाँ भी थी जो दरमियान में इन्होंने भी मुशर्रफ के खिलाफ स्ट्रगल की, और ख्वाजा आसिफ साहब तो रुकते ही नहीं थे, कहते हैं मैं नहीं, मेरा वालिद भी गलत था कि उसने ज़ियाउल हक का साथ दिया, तो ये अब ज़िया की दोबारा पटारी में चले गए। मुझे ज़्यादा तकलीफ इससे भी ज़्यादा पीपल्स पार्टी की है कि ये इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर किसी को बहस नहीं है, मैं भी समझता हूँ होनी चाहिए जो है, मगर ये इस वाक़े से इनको भी पता है कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ये पत्थर की लकीर टाइप का आईनी शिक है। तो ये जब करते हैं तो फिर जो है ना वो एक तकलीफ भी होती है और समझ में भी नहीं आती। आगे आपको कुछ रोशनी नज़र आ रही है?
मुझे रोशनी अभी भी नज़र आ रही है कि, और मैं ये समझता हूँ कि ये 15 को फुल बेंच भी बन जाता तो भी जो है ये 15 के शायद 15-0 से 90 डे का ये फैसला आना था। चलिए अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला खैरियत रखे। अब बात आती है आमिर साहब महंगाई की। सहाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि खबर की नौयत और अहमियत का तब उसको पता चलता है जब वो प्रैक्टिकली बाहर निकला और उसने देखा हो, हालात का जायजा लिया हो। महंगाई पे मैं बात करने जा रही हूँ, कभी आप बाहर निकले रमज़ान में ख़ास तौर पे फ्रूट लेने के लिए? फिर मैं इस पर बात करूँ। मेरा वैसे ये हमेशा एक शौक रहा हुआ है कि काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें मैं खुद ख़रीदने जाता हूँ, ये मेरा पास टाइम है। तो मैं बिल्कुल वो आपने जो मुझे इल्ज़ाम दिया वो नहीं है, मगर ये महंगाई 46% हो गई है और रमज़ान का महीना है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। हमने देखे आटे की लाइनों में लोग किस तरह जान ज़ाया कर रहे हैं और वो मगर उसमें एक नया ये कराची में जो ये वाक़या हुआ है, यही तरीका है ये चोर बाज़ारी को रोकने का और जो फ्रॉड करने, माफिया को रोकने का जो है, ये जो कराची में एक अजीम काम हुआ है कि उन्होंने शहरियों ने रजा कराना उसका बाइकआउट कर दिया, फ्रूट का बाइकआउट कर दिया उन्होंने कहा जी महंगे फ्रूट के बाइकआउट का कराची से शुरू हुआ और पूरे मुल्क में फिर ये फैल गया। उसके बाद फिर ये एक समाजी कारकुन है जफर अब्बास साहब जिन्होंने ये इसका शुरू किया था और उसके बाद ये 10 दिन तक इफ्तार के लिए उन्होंने कहा जी कोई फ्रूट ना खरीदे और फिर उसके बाद बिल्कुल वो आगे बढ़ गई, लोगों ने यकजहती का इजहार किया। और बिल्कुल जो है अब जो है कराची में समाजी कारकुन ये जो 10 फ्रूट रुपए किलो पे जो है ना फ्रूट आ गया, दे रहा है वो आ गया। हाँ। और टोकत कीमत जो है वो 10 रुपये मुकर्रर करने का मकसद इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना ये उनका कहना था। पर मैं ये इत्तला ज़रूर दे दूँ कि हम बड़े फ़ख्र करते हैं कि हमारे टीम के मेंबर नूरुल हुदा शाहीन, हाँ। जिनका नूरुल हुदा शाहीन जो बहुत मशहूर पाकिस्तान की अदीब हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्वाद के रहने वाले मगर ये सबसे पहले 2017 में इन्होंने इस मूवमेंट का आगाज़ किया था कि फ्रूट के बाइकआउट का आइडिया इन्होंने दिया था और उसकी वजह से उस ज़माने में ये बाइकआउट जिसमें 3 दिन के अंदर फ्रूट की कीमत में 40 से 50% कमी हो गई थी। जबरदस्त, ये इसके बानी है, ये नूर साहब के हमारे साथ है इस वक्त। नूर बताइए कि ये एक दो पहले आपको ये आइडिया कैसे आया, हाँ। और कैसे ये काबिज हुई और कैसे ये फैली? जी आमिर साहब, ये 2017 की बात है कि मैं इफ्तार के लिए फ्रूट खरीदने के लिए बाहर निकला, तो जब कीमत का पूछा तो मेरे होश उड़ गए। तो मैं फ्रूट खरीदने के बजाय बस मैं घर चला गया और इफ्तार के बाद मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक मुख्तसर सी तहरीर लिखी सादा अल्फाज में कि इफ्तार में फ्रूट खाना ज़रूरी नहीं है, आप लोग फ्रूट का बाइकआउट करें 3 दिन के लिए। जब मैं ये लिख के सो गया था, जब मैं सुबह उठा तो पूरे पाकिस्तान में मेरी वो तहरीर जो मेरी तजवीज़ थी वो वायरल हो गई थी और वो पलट के मेरे पास वापस आ रही थी पूरे पाकिस्तान से। तो उसमें लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया कि लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे फ्रूट खाना छोड़ दिया और लोग अपनी दस्तरखान की तस्वीरें मुझे भेजने लगी कि देखिए हम बगैर फ्रूट के ये इफ्तार कर रहे हैं। तो उसके बाद से हर साल कोई ना कोई समाजी कारकुन उठता है और इस मुहिम को अपने अंदाज में आगे बढ़ाता है। उस मुहिम के दूसरे दिन जब हमने मार्केट का अंदाजा लगाया तो फ्रूट की कीमतों में 40 से 50% कमी वाक़ई हो गई थी। जी अमित साहब, ये नूर ये बताएं कि ये आपने 2017 में किया, 6 साल पहले किया और इक्का दुक्का दफा बाद में भी ये हुआ, क्या ऐसा तरीका है कि अवाम में जिस तरह ये वक्ती एकदम से उबाल आया कि ये परमानेंट बेसिस पे हमेशा जब भी इस तरह का हो तो ये लोग खड़े हो जाएं और ये जो ख़ास तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से और ये और फ्रॉड की वजह से होता है वो रुक सके? जी आमिर साहब, ये एक अच्छा आइडिया है कि हमारी हुकूमत को हम समझते हैं कि वो नालायक हैं या करप्ट हैं और जो हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके अंदर कोई अखलाक़ियात नहीं है, कोई उनको कोई कानून का खौफ नहीं है। तो ये एक बेहतर तरीका है इनसे निपटने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल उठता है कि देखिए हम हुकूमत को करप्ट कहते हैं, उनको नालायक से कहते हैं,
लेकिन क्या हमारे गली मोहल्ले में ये फ्रूट भी हुकूमत बेच रही है? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नूर, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। मुझे कहने में कोई शुबा नहीं है कि जब भी इस तरह की आवाज़ें उठती हैं तो वो कराची शहर होता है जो पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होता है। हमारे भी टीम मेंबर 2017 में कराची शहर के अंदर मौजूद थे जब इन्होंने ये ट्वीट किया और बाकायदा तौर पर लोगों ने पूरे पाकिस्तान में ऐड करूं, ये बाकी शहरों की बेइज्जती कर नहीं, मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।